नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल किरण स्टोरीज पर स्वागत है। मेरा नाम सुमन है। मैं एक साधारण गृहिणी हूँ। मेरी शादी को अब 7 साल हो चुके हैं। मेरे पति एक डॉक्टर हैं। नाम है डॉक्टर अजय। अजय का एक छोटा सा क्लिनिक हमारे घर के करीब आधे किलोमीटर दूर है। वह रोज़ सुबह 9 बजे घर से निकलता है और शाम को 7-8 बजे लौटता। शादी के शुरुआती सालों में सब कुछ ठीक था। अजय बहुत अच्छा इंसान लगा करता था। वह हमेशा कहता था कि उसका काम ही उसकी पूजा है। वह अक्सर कहता था, मैं औरतों का इलाज करता हूँ क्योंकि औरत बहुत तकलीफ़ें सहती हैं और उन्हें अच्छा डॉक्टर मिलना चाहिए। मैं उसकी बातें सुनकर खुश हो जाती थी। मुझे लगता था कि मैं कितनी किस्मत वाली हूँ कि मुझे ऐसा समझदार और नेक पति मिला। लेकिन धीरे धीरे कुछ चीज़ें ऐसी अजीब लगने लगी। अजय हर शाम बहुत पैसे लेकर घर आता था। मैं पूछती, अगर तुम फ्री में इलाज करते हो तो इतने पैसे कहाँ से आते हैं? वह हंसकर कहता, कुछ औरतें खुद ही पैसे दे जाती है। मैं तो मना करता हूँ लेकिन फिर भी जिद करती है। शुरू में मैंने बात को नज़रअंदाज किया, पर धीरे धीरे शक बढ़ने लगा। कुछ बातें समझ नहीं आती थी। कभी कभी अजय बहुत देर तक क्लिनिक में रहता और फ़ोन भी नहीं उठाता था। जब पूछती तो कहता, बहुत मरीज थे, टाइम ही नहीं मिला। एक दिन मैंने कहा, मैं भी तुम्हारे क्लिनिक आऊँगी, देखना चाहती हूँ कि तुम काम कैसे करते हो। अजय ने तुरंत मना कर दिया। बोला, यहाँ औरतें आती हैं, वो असहज हो जाएगी। उसका जवाब मुझे अजीब लगा, पर मैंने फिर भी कुछ नहीं कहा। फिर एक दिन मैंने अपनी सबसे अच्छी दोस्त पूजा से कहा कि वो मेरे पति के क्लिनिक में मरीज बनकर जाए। पूजा ने कहा, ठीक है, मैं जाती हूँ, देखते हैं वहाँ क्या होता है। अगले दिन पूजा वहाँ गई। जब वह लौटकर आई तो उसका चेहरा उतरा हुआ था। वह एकदम चुप थी। मैंने पूछा, क्या हुआ? वह कुछ देर चुप रही, फिर बोली, सुमन, तुम्हें एक बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। तुम्हारे पति का काम इलाज करना नहीं है। मैं हक्की बक्की रह गई। मैंने कहा, मतलब क्या? साफ साफ बताओ। पूजा बोली, वहाँ पर जो कुछ होता है वो इल्ज़ाम नहीं है। तुम्हारा पति औरतें को झूठ बोलता है कि उनकी हालत गंभीर है और फिर कुछ ऐसा करता है जो बिल्कुल गलत है। मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैं समझ नहीं पा रही थी कि क्या करूं। पूजा ने मुझे और भी बातें बताई जिनके बारे में जानकर मेरी आंखें में आंसू आ गए। पूजा की बातों ने मेरा दिल तोड़ दिया था। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि अजय ऐसा निकलेगा। मैं अंदर से टूट गई थी, लेकिन मैं यह सब बिना सबूत के किसी को कह भी नहीं सकती थी। मैंने पूजा से पूछा, तूने देखा क्या वहाँ? पूजा ने कहा, हाँ, मैंने सब कुछ देखा, अपनी आंखों से देखा। जैसे ही मैं अंदर गई उसने दरवाज़ा बंद कर लिया। फिर मुझे कहा कि मेरी तबीयत बहुत बिगड़ रही है और एक ख़ास तरह से थेरेपी करनी होगी। वो थेरेपी इलाज नहीं, कुछ और ही थी। मैंने बहाना बनाकर निकल गई, लेकिन बहुत सी औरतें तो डर के मारे चुप हो जाती हैं। शायद कुछ मजबूरी में भी कुछ नहीं कह पाती। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अब मुझे यकीन हो गया था कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन मेरे सामने 2 रास्ते थे। या तो मैं अजय से सीधी पूछूं या फिर खुद जाकर सच्चाई देखूं। मैंने दूसरा रास्ता चुना। मैंने तय किया कि मैं खुद एक मरीज बनकर जाऊंगी, लेकिन खुद को पूरी तरह से बदलना था। अलग कपड़े, अलग अलग बोलने का अंदाज और एक नया नाम। अगले दिन मैंने एक पुरानी साड़ी पहनी, बालों को खुला छोड़ा, थोड़ी सी नकली झुर्रियाँ बनाई और अपना नाम रखा, रुखसार बेगम। मैंने क्लिनिक के बाहर थोड़ी देर बैठकर सब देखा। वहाँ औरतें की लाइन लगी थी। कोई दबी दबी मुस्कान में थी, कोई आंखें चुराकर अंदर जा रही थी। जब मेरी बारी आई तो दिल जोर से धड़क रहा था। मैंने अंदर कदम रखा और वहाँ अजय बैठा था। उसने मेरी तरफ देखा मगर पहचान नहीं पाया। उसने मुस्कुराकर कहा, बैठिए, क्या दिक्कत है? मैंने धीमे से कहा, कमर में बहुत दर्द है डॉक्टर साहब और थोड़ी कमज़ोरी लगती है। अजय ने कहा, ठीक है, मैं देख लेता हूँ, लेकिन आपको एक साथ थेरेपी करवानी होगी जिससे जल्दी आराम मिलेगा। उसने एक
पर्दे के पीछे ले जाकर मुझे बिठाया और कहा, थोड़ा कपड़ा हटा लीजिए, तभी इलाज ठीक से हो पाएगा। मेरे तो पैरों के नीचे ज़मीन खिसक गई। मेरे शक और अब यकीन में बदल चुका था। मैंने फ़ौरन उठकर कहा, मुझे कुछ याद आ गया, मैं बाद में आऊँगी। अजय ने थोड़ा हैरान से देखा, लेकिन फिर मुझे जाने दिया। मैं सीधा पूजा के पास गई और कहा, अब कोई शक नहीं रहा, मुझे सब समझ आ गया है। पूजा ने कहा, अब क्या करेगी? मैंने कहा, पुलिस के पास जाऊंगी। लेकिन फिर एक डर ने घेर लिया। अगर अजय को जेल हुई तो मेरे परिवार की बदनामी होगी। मेरी सासू माँ, मेरी छोटी बहनें, सब पर असर पड़ेगा। मैं पूरी रात सो नहीं सकी। एक और औरतें का सरोना था, दूसरी ओर मेरी अपना घर। अगले दिन मैं मंदिर गई। भगवान के सामने बैठकर बहुत देर तक रोती रही। मैंने कहा, मुझे रास्ता दिखाओ। जब घर लौटी तो सासू माँ ने पूछा, आजकल तू परेशान क्यों रहती है? मैंने कहा, बस कुछ बातों को बोझ है मन में। तभी अजय घर आया। उसने चेहरे पर हमेशा की तरह एक मुस्कान थी, लेकिन अब उस मुस्कान के पीछे एक की सच्चाई मुझे चुभती थी। रात को उसने मुझसे कहा, आज बहुत थक गया हूँ। बहुत मरीज थे। मैंने उसकी आंखों में देखा और बोली, मरीजों का इलाज करते हो या कुछ और? वो चौंक गया। क्या मतलब? मैंने कहा, मतलब ये है कि अब मैं सब जानती हूँ। उसकी मुस्कान गायब हो गई। वो चुप हो गया। पहली बार, बल्कि चुप। कुछ देर बाद उसने गुस्से से कहा, तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम कुछ नहीं भी नहीं जानती। औरतें क्या क्या चाहती है? मैंने कहा, हाँ, औरतें इलाज चाहती हैं, इज्जत चाहती है, लेकिन तुमने क्या किया? उसने दरवाज़ा ज़ोर से बंद किया और चला गया। मैं फुट फुट कर रोने लगी। फिर एक सोच आई, अब यह चुप रहना गुनाह है। मैंने सबूत इकट्ठा करना शुरू किया। पूजा की मदद से हम और भी महिलाओं से मिली जो वहाँ गई थी। कुछ ने डर के मारे मना कर दिया, लेकिन दो और औरतें सामने आई जिन्होंने कहा, हमें जो हुआ वो गलत था, लेकिन हमें डर था कि कोई मानेगा नहीं। हमने उनके बारे में रिकॉर्डर किया, मोबाइल में रिकॉर्डिंग सेव की। फिर मैंने अपने एक रिश्तेदार जो वकील हैं उससे बात की। उन्होंने कहा, अगर सबूत है तो केस बन सकता है, लेकिन तुम्हें हिम्मत रखनी होगी। मैं तैयार थी। मैंने पुलिस को सारी बातें बताई, सबूत दिए और एक शिकायत दर्ज करवाई। अगले दिन पुलिस अजय के क्लिनिक पर गई और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पूरे मोहल्ले दंग रह गया। सबको लगा कि अजय बहुत नेक इंसान है, लेकिन धीरे धीरे और भी सच बाहर आने लगे। कुछ महिलाएं जो पहले चुप थी अब बोलने लगी। उन्होंने भी शिकायतें दर्ज करवाई। अजय पर कई केस दर्ज हो गए। मुझे बहुत लोगों ने खड़ी खोटी सुनाई, लेकिन बहुतों ने मेरा साथ भी दिया। मेरी सासू माँ भी कुछ दिनों तक मुझसे बात नहीं की, लेकिन फिर एक दिन उन्होंने रोते हुए कहा, जो तूने किया वो बहुत हिम्मत का काम था। मेरी ज़िंदगी बदल चुकी थी। लोग अब मुझसे घूरते थे, कोई तारीफ़ करता, कोई सवाल करता, लेकिन अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। अजय अब जेल में था, केस चल रहा था, लेकिन मैंने खुद को संभाल लिया था। मैंने खुद एक छोटी क्लिनिक शुरू किया, महिलाओं के लिए, जहाँ कोई डर नहीं हो, कोई धोखा नहीं हो। मुझे बहुत सारी औरतों का साथ मिला। पूजा मेरी सबसे बड़ी ताकत थी। हमने मिलकर एक छोटी संगठन भी बनाया, सच्चा इलाज। हम हर उस औरत की मदद करते जो डर या शर्म की वजह से चुप रहती थी। अब जब भी मैं पीछे देखती हूँ तो सोचती हूँ, अगर मैं चुप रहती तो ना जाने कितनी और औरतों की ज़िंदगी बर्बाद होती। मैंने अपनी कहानी सबसे सामने रखी ताकि और कोई औरतें चुप ना रहे। और हाँ, मैं अब सिर्फ सुमन नहीं हूँ, मैं अब आवाज़ हूँ उन औरतों की जिन्हें आवाज़ कभी भी दबाई जाती थी। अजय ने जेल में जाने के बाद मेरी ज़िंदगी में एक सन्नाटा छा गया था। घर का कोना कोना जैसे अजय की यादों में दिलाता था, लेकिन अब वह यादें घिनौनी लगती थी। हर दीवार जैसे मुझसे सवाल करती, तू इतने साल तक क्यों चुप रही? कभी कभी मैं आईने में खुद को देखती और खुद से पूछती, क्या तुम ही दोषी हूँ? क्या मैंने कुछ जल्दी किया? क्या
एक बीवी को इतना बड़ा कदम उठाना चाहिए था। लेकिन फिर किसी महिला का फ़ोन आता है, कोई कहती आपने जो किया उसमें हमें हिम्मत मिली, और मेरा जवाब होता बस यही चाहिए था मुझे, कोई और चुप ना रहे। अब मैंने खुद की पूरी तरह समाज सेवा की झोंक दिया। पूजा और मैं हर दिन किसी न किसी गांव या बस्ती में जाती, महिला से मिलती, उन्होंने समझाती कि ये डरना नहीं है। हमने साथ मिलकर एक हेल्पलाइन शुरू की ताकि कोई भी औरत कभी अकेली महसूस ना करे। कई बार हमें धमकियां भी मिली। कुछ लोगों ने कहा तुमने अपने ही पति को जेल भिजवाया, तुम्हें कोई औरत को ऐसी नहीं करेगा। मैंने एक मुस्कान के साथ जवाब दिया, अगर औरतें खुद की इज्जत के लिए नहीं लड़ेगी तो फिर कौन लड़ेगा। एक दिन एक 18 साल की लड़की मेरे पास आई। उसकी आंखें डरी हुई थी। वह बोली मैं भी उस क्लिनिक में गई थी, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आया, बस बहुत डर लगा। मैंने उसका हाथ पकड़ा और कहा अब तुम अकेली नहीं हो। हमने उसकी भी शिकायत दर्ज करवाई। धीरे धीरे केस इतना बड़ा हो गया कि अखबारों में सुर्खियां बनने लगी। डॉक्टर के नाम पर चल रही थी गंदी दुनिया, पत्नी ने खोला पोल। अब मेरे पास लोग सलाह लेने आने लगे, आपके जैसे हिम्मत हम भी आए तो ज़िंदगी बच सकती है। एक दिन अजय की माँ मेरे पास आई। उनके चेहरे पर गम था। उसने कहा मैं माँ हूँ, मुझे बेटे से प्यार है, लेकिन तूने जो किया वो सही किया। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने उनके पांव छुए और कहा मुझे माफ़ कीजिए, लेकिन अगर मैं चुप रहती तो कई जिंदगियां बर्बाद हो जाती। अब सासू माँ मेरे साथ खड़ी थी। उनका साथ मिलना मेरे लिए एक बहुत बड़ा सहारा बन गया। मैंने अपने संगठन सच्चाई इलाज को बड़ा बनाने का सपना देखा। अब हम महिलाओं के लिए मुफ्त मेडिकल कैंप लगवाने लगे, जहां महिलाएं डॉक्टर ही काम करती थी। हमने एक नई मुहिम चलाई, इज्जत नहीं इज्जत दो, और धीरे धीरे हम इस मुहिम में गाँव की महिलाओं के जुड़ने लगी। अब सिर्फ मेरे दर्द की नहीं बल्कि हजारों औरतों की आवाज़ बन चुकी थी यह कहानी। कभी कभी कोर्ट में अजय को देखती थी, वो अब भी मुझे घूरता था, पर उसमें अब भी वो अकड़ नहीं रहा। एक दिन वो बोला, सुमन तूने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। मैंने कहा नहीं अजय, तूने खुद अपनी ज़िंदगी बर्बाद की और उन मासूम औरतों की भी ज़िंदगी भरोसा तूने तोड़ा। अदालत में एक एक गवाही होती रही, एक एक सच सामने आता रहा, और मैं हर बार मजबूती से खड़ी रही। अब मीडिया वालों इंटरव्यू लेने आने लगे। उन्होंने पूछा आपने ये सब कैसे कहा। मैंने कहा अब जब एक औरत सच्चाई के साथ खड़ी हो जाती है तो दुनिया हिल जाती है। लड़कियां मेरे पास आकर कहती दीदी आप हमारी प्रेरणा है। उनकी बातों में जो चमक थी उनसे सारे जख्मों में महकम जैसा छू लिया। मेरे अपने रिश्तेदारों में से कुछ लोग मुझसे कट गए। उन्होंने लगा कि मैं ज़्यादा बोलने लगी हूँ, लेकिन अब मैं डरने वाली मैं नहीं हूँ। अब मैं स्कूलों में जाती, कॉलेजों में सेमिनारी करती और हर लड़की से एक बात कहती, अपनी आवाज़ को दबाना नहीं, तुम किसी से कम नहीं। एक दिन एक पुलिस ऑफिसर ने मुझे बुलाया। वो बोला सुमन जी, हमने आपके काम को सरकार तक पहुंचाया है। अब आपकी संगति को सरकार मदद मिलेगी। मेरी आंखें भर आई। पूजा ने मुझे गले लगा लिया। अब हम एक नए सेंटर की तैयारी करने लगे, जहां ना सिर्फ इलाज हो बल्कि कानूनी सलाह, काउंसलिंग और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की ट्रेनिंग भी दी जाए। अजय के केस का आखिरी फैसला आया। उससे 15 साल की सज़ा सुनाई गई। कोर्ट में जज ने कहा इस केस में सबसे बड़ी गवाही उस महिला की थी जिसने अपने पति के खिलाफ सच का साथ दिया। समाज को सुमन जैसी औरतों की ज़रूरत है। वो दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे भारी और सबसे हल्का दिन था। भारी इसलिए कि एक रिश्ता हमेशा के लिए ख़त्म हो गया, और हल्का इसलिए कि मैं अब सच की लड़ाई जीत चुकी थी। अजय को जेल भेजे हुए कई महीने बीत चुके थे। अब लोग मुझे सिर्फ डॉक्टर अजय की पत्नी नहीं कहते थे, बल्कि सुमन की दीदी कहने लगे थे।
मेरे नाम से अब औरतें की हिम्मत मिलती थी। हर दिन कोई नई कहानी सामने आती, कोई लड़की छेड़छाड़ का शिकार होती, कोई घरेलू हिंसा में की मार झेल रही होती और हर बार सच्चा इलाज उनके लिए ढाल बनकर खड़ा हो जाता। हमने सेंटर के साथ साथ एक मोबाइल वैन सेवा शुरू की, चालता क्लिनिक, जो गांव-गांव जाकर महिलाओं की सेहत और सुरक्षा पर काम करता। अब मेरी पहचान, मेरी सच्चाई और मेरी लड़ाई देश भर में फैल रही थी। एक दिन एक लड़की आई, नाम था अनामिका। इसके चेहरे पर गहरे जख्म थे। वो बोली, मुझे जलाने की कोशिश की गई थी क्योंकि मैंने एक आदमी का सच सामने लाने की हिम्मत की थी। मैंने उसका हाथ थामा और कहा, तू अब अकेली नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ। हमने उसकी मेडिकल हेल्प करवाई और केस दर्ज करवाया। धीरे धीरे हमारा सेंटर सिर्फ इलाज का नहीं बल्कि न्याय का भी शुरुआत का घर बन गया था। अब मुझे बड़े बड़े मंचों पर बुलाया जाने लगा। दिल्ली में एक राष्ट्रीय महिला सम्मेलन हुआ, मुझे वहाँ पराशक्ति अवार्ड में सम्मानित किया गया। मैं कोई बड़ी लीडर नहीं, बस एक औरत हूँ जिसे सच देखा और चुप नहीं रहा। हर लड़की में ये आग होनी चाहिए, अपने लिए और बाकी औरतों के लिए भी। तालियां की आवाज़ों ने मुझे अंदर से सुकून में गूंज सुनाई दी। वो सुमन जो एक समय डरती थी, चुप रहती थी, अब सबकी आवाज़ बन के चुकी थी। मेरे घर में एक शांति थी, लेकिन दिल में अब एक सपना और जाग रहा था। मैं चाहती थी कि सच्चा इलाज पूरे देश में हर राज्य, हर शहर में, गांव में फैले। मैंने राज्य सरकार से संपर्क किया, कई मीटिंग्स की। कुछ नेताओं ने सहयोग दिया, कुछ ने सिर्फ फ़ोटो खिंचवाने के लिए पास आने की कोशिश की। लेकिन मुझे ऐसे लोगों की ज़रूरत नहीं थी जो वाकई बदलाव चाहते थे। मैंने हर बार एक ही बात कही, महिलाओं को सिर्फ सुरक्षा की नहीं, आत्मनिर्भरता की भी ज़रूरत है। फिर हमने एक नई योजना शुरू की, स्वावलंबन पाठशाला। यह महिलाओं की सिलाई, कढ़ाई, बंडोटी, पार्लर, कंप्यूटर और छोटे व्यापारों की टेक्निक दी जाती थी। अब हमारी टीम में एक दर्जनों महिलाओं थी, सभी किसी न किसी दर्द से गुजर चुकी थी और अब वह दूसरी की हिम्मत बन चुकी थी। एक महिला जो कभी पति के मार के डरती थी, अब दूसरों को आत्मविश्वास सिखा रही थी। हर दिन लगता कैसे कोई ना सूरज उगता। मेरी ज़िंदगी फिर से एक नए मोड़ पर आई जब अजय की जेल से एक छुट्टी आई। उसने लिखा, सुमन, मैं जानता हूँ मैंने जो किया वो माफ़ी के लायक नहीं, लेकिन जेल में हर रात तुम्हारा चेहरा सामने आता है। नफ़रत के साथ नहीं, बल्कि उस सच के साथ जिसने मुझे गिराया। मैंने उस चिट्ठी को पढ़ा पर जवाब नहीं दिया। मैंने माफ़ किया पर भूली नहीं, और मैं अपनी मशीन पर आगे बढ़ गई। अब हमारी संस्था का नाम विदेशों तक पहुंचा। कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया की संस्थियाँ हमसे जुड़ना चाहती थी। हमारी वेबसाइट बन गई थी, एक सोशल मीडिया पर सक्रिय थे और अब महिला ऑनलाइन भी मदद मांग सकती थी। एक दिन एक एनआरआई महिला की वीडियो कॉल पर कहा, आपकी कहानी ने मुझे वो हिम्मत दी जो सालों से मेरे अंदर दब गई थी। अब मेरा सपना सिर्फ भारतीय के तक सीमित नहीं था, मैं हर औरत के लिए लड़ रही थी जो कहीं भी अन्याय का शिकार हो। हमारी संस्था ने एक और कदम उठाया, न्याय पथ, एक लीगल हेल्पलाइन और हर महिलाओं को मुफ्त कानूनी सलाह देती थी। अब कोई भी महिला केस दर्ज करवाने से नहीं डरती थी, क्योंकि हमारे साथ सैकड़ों वकीलों की टीम थी। हमारे गांव में कैंप लगाकर औरतों को बताया कि उनका हक क्या है। कोई बोली, हमें तो कभी पता नहीं था कि हम केस भी कर सकती हैं। हम कहते, अब वक्त है, चुप्पी तोड़ो, जुर्म से लड़ो। एक दिन जब मैं एक कॉलेज में स्पीच देने गई तो एक लड़की उठी और बोली, मैम, क्या आप दोबारा शादी करेंगी? सवाल चौंकाने वाला था।
मैं मुस्कुराई और बोली, मैंने पहले प्यार में अंधी होकर शादी की थी। अब मैं रोशनी से भरी ज़िंदगी जी रही हूँ। शायद शादी भी करूँ, लेकिन अब वो रिश्ता बराबरी का होगा, ना डर का ना दबाव का। तालियां बज उठी। मैंने देखा उस लड़की की आंखों में अब सवाल नहीं, उम्मीद थी। आज मैं अपने एक नए सेंटर की छत पर खड़ी हूँ। सामने महिलाओं का एक बड़ा समूह है। कोई पढ़ा रही है, कोई सिखा रही है, कोई ट्रेनिंग दे रही है। मैं सोचती हूँ, क्या मैं वही सुमन हूँ जो एक समय डर के से कांपती थी? लेकिन हाँ, मैं वही हूँ। बस अब मेरी पहचान बदल चुकी है। अब मैं सिर्फ एक औरत नहीं, बल्कि एक औलादन बन चुकी हूँ। अब मेरी कहानी हर उस लड़की को आवाज़ देती है जो चुप थी, और यह कहानी कभी ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि हर बार जब कोई औरतें अपनी आवाज़ उठाएगी, हमेशा सुमन की गूंज होगी। सच्चा इलाज अब एक जाना पहचाना नाम बन चुका था, लेकिन जैसे जैसे संगठन बड़ा हुआ, वैसे वैसे दुश्मन भी बढ़ने लगे। एक दिन एक महिला मेरे सेंटर में आई, बहुत गुस्से में थी। बोली, आपके सेंटर की वजह से मेरी बेटी घर छोड़कर चली गई है। आपके उसे उकसाया था। मैं चौंक गई। हमने उसे सिर्फ उसकी ज़िंदगी का हक बताया था, हम किसी को भगाते नहीं। लेकिन उस दिन पहली बार मुझे लगा, अब मेरी लड़ाई सिर्फ अन्याय से नहीं, बल्कि समाज की मानसिकता से है। अगले ही हफ्ते मेरी असक्ता पर एक झूठा आरोप लगा। अखबारें में छपा महिला संगठन के नाम पर अवैध गतिविधियाँ। मुझे पुलिस स्टेशन बुलाया गया। इंटरव्यू लिया गई, फाइलें चेक की गई। मेरे साथ काम करने वाले नियम फूट फूट कर रो पड़ी। दीदी, हमने कुछ भी गलत नहीं किया। मैंने उसे कंधे पे लगाया और कहा, सच को देर तक रोका जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता। जांच चली, मीडिया बावैल मचाता रहा, लेकिन एक महीना बाद जब रिपोर्ट आई, हम पूरी तरह बेउत्सुक थे साबित हुए। मीडिया ने एक छोटी सी खबर छापी, सच्चा इलाज निर्दोष निकला, लेकिन बदनामी का दाग आसान से नहीं जाता। अब मैं समझ चुकी थी कि सफलता जितनी ऊंची होती है, उतने ही तीर पीछे से चलते हैं। उस रात मेरी मुलाकात एक पुराने दोस्त से हुई, नवीत, जो अब एक बड़ा सोशल वर्कर था। कॉलेज में हम उसे अच्छे दोस्त थे, लेकिन ज़िंदगी की दौड़ में दूर हो गए थे। वो बोला, सुमन, तुमने जो किया वह अब गर्व होता है, लेकिन अब तुम्हें राजनीति में आना चाहिए, तब जाकर तुम असल बदलाव ला सकती हो। मैं हंसी। मैं नेता नहीं, बस एक औरत हूँ जो औरतों की आवाज़ बनी। वो गंभीर हो गया। अब यह लड़ाई संसद तक नहीं जानी चाहिए। मैंने उस बात को सीरियसली नहीं लिया, पर कुछ ही दिनों बाद मेरी संस्था को सरकारी फंड मिलने बंद हो गए। बायोकेसी की चुपचाप साजिश थी। जब पता किया तो मालूम चला कि मेरे विरोधियों ने गोपनीय शिकायत की थी, हम संस्था के राजनीति उपयोग कर रहे हैं। मुझे समझ आ गया। अब लड़ाई ज़मीन से उठकर सिमटन से भीतर चली गई थी। मैंने अब आपात मीटिंग बुलाई। मेरी पूरी टीम बैठी थी, पूजा, निमल और अब 100 से ज़्यादा साथी। मैंने कहा, अब वक्त है कि हमें अपने डर को छोड़कर और नई राह चुनें। या तो हम चुप रहेंगे और अब धीरे धीरे ख़त्म कर दिया जाएगा, या फिर हम उन किशोरियों तक पहुंचेंगे जहां से फैलने किए गए हैं। पूरी टीम चुप थी। फिर पूजा ने कहा, दीदी, हम आपके साथ हैं। राजनीति से डरते नहीं, बस अपना रास्ता खुद बनाएं। अब मैंने राजनीति के उतरे का निर्णय लिया। मैंने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में स्थानीय विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। लोग हैरान रह गए। सुमन दीदी अब नेता बनेगी। पर मेरे पास एक विजन था, एक मशीन थी। न्याय सिर्फ कोर्ट में नहीं, कानून बनाने वाला बीच भी होना चाहिए। मेरे विरोध में वही लोग उतरे आए जिन्होंने धंधे बनने बंद कराए थे। पैसे, धमकियां, झूठे फ्रॉड, फेक वीडियो, हर तरह की हथकड़े अपनाए गए। यहाँ तक कि अजय का भाई भी एक पार्टी से टिकट लेकर मेरे सामने खड़ा हो गया।
पर जानती थी मैंने सिर्फ बातें नहीं की, काम किया था। चुनाव प्रचार ने दौरान एक रात अजीब फोन आया, अगर तुमने अपना नाम वापस नहीं लिया तो अंजाम बुरा होगा। पूजा डर गई, पर मैंने कहा जिंदगी सलोशन झेला है। उन्होंने धमकियां नहीं डरती। डर उस दिन गया तो मैंने पहली बार पुलिस स्टेशन में बनाया दिया था। मैंने प्रचार और तेज कर दिया। गांव गांव घर घर गई, किसी ने वोट नहीं मांगा, बस कहा आपका साथ चाहिए ताकि कोई और लड़की सुमन ना बने पाए। चुनाव में नेताजी आए, एक एक मंगना के साथ दिल धड़कता गया। शुरुआत में मैं पीछे थी, पर दोपहर होते होते तस्वीर बदलने लगी। शाम 6 बजे टीवी पर फेलिस हुआ, सुमन देवी 7,432 वोटों से विजेतिया। पूरे संथा, मेरे परिवार और हजारों महिलाओं की आंखों में आंसू थे, पर यह आंसू हार के नहीं, एक लाभ के थे। अब मैं विधायक थी, लेकिन यह सत्ता मेरे लिए घनी नहीं थी, जिम्मेदारी थी। मैंने पहले ही महीने में एक विधेयक तैयार करवाया, महिला हेल्थ एंड सेफ्टी बिल, जिसमें हर जिले के मुफ्त महिला क्लिनिक, आत्महत्या परिश्रम और तारीखी निर्णय की गैटरिंग थी। कुछ विद्याओं ने मजाक उड़ाया, यह सिर्फ औरतों की बात करती थी है। मैंने जवाब दिया, क्योंकि बाकी सब तो सिर्फ मर्दों के करते आए हैं। एक दिन संसद भवन में खड़ी होकर जब मैंने पहली बार भाषण दिया तो पीछे बैठी एक महिला विधायक ने कहा, आपकी आवाज़ में आंसू हैं, लेकिन कमजोरी नहीं। आग है तो सीमेंट को बदल सकती है। मैंने मुस्कुराकर देखा। अब मेरी कहानी संसद की ज़मीन तक पहुंच चुकी थी। अब सच्चा इलाज सिर्फ एक संस्था नहीं, एक आंदोलन बन चुका था। हर महीने हजारों केस आते, हर दिन सेकंडों महिलाओं जुड़ती। हमने नई इकाइयाँ शुरू की, सच्चा शिक्षा, सच्चा सहारा और सच्चा विकास, जहाँ औरतें सिर्फ दर्द से बाहर नहीं आती थी, बल्कि खुद की नई पहचान बनती थी। एक दिन सुबह मेरी ऑफिस में एक लड़की आई, शर्मीली सी, घबराई हुई। उसने कहा, मैम मैं आपकी बेटी हूँ। मैं चौंक गई। उसने कहा, मैंने अनाथालय में पली हूँ। एक औरत ने मुझे बताया कि मेरी माँ का नाम सुमन है और उसने अपनी बेटी को सुरक्षा के लिए छोड़ दिया था। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने कहा, क्या तुम्हारा नाम रावी है? उसकी आंखें में आंसू बह निकले। हम एक दूसरे से लिपट गए। अब मेरी ज़िंदगी पूरी हो गई थी। एक बेटी जो अंधेरे में खो गई थी, वो रोशनी बनकर लौट आई थी। मैंने कहा, रावी, मेरी लड़ाई को तेरे साथ मिलकर और बड़ी होगी। और उस दिन में हम माँ बेटी नहीं, साथी बन गए। बदलाव के रावी मेरी ज़िंदगी की भी वो कड़ी थी जिससे मैंने कभी सोचा नहीं था कि दोबारा जोड़ सकूंगी। वो मेरे पास आई तो सही, लेकिन उसके अंदर यह गहरा खालीपन था। उसकी आंखें मुस्कुराती थी, लेकिन दिल में जैसे कोई तूफान छुपा था। मैंने उससे पूछा, बेटा क्या हुआ था उस दिन जब तुमने छोड़ना पड़ा था? रावी ने नज़रें झुका ली और कहा, माँ मुझे आज तक नहीं पता कि आपने मुझे क्यों छोड़ा था। मेरी आंसू छलक पड़े। मेरे उसे अपनी पूरी कहानी बताई, अजय की सच्चाई, मेरी लड़ाई और वह मजबूत जो मुझे तोड़ गई थी। रावी बस चुपचाप मुझे देखती रही और फिर मेरे गले लेकर बोली, अब कोई तुम्हें अकेले नहीं लड़ेगा माँ, अब मैं साथ हूँ। रावी ने अपनी पढ़ाई पूरी की थी। वो मनोविज्ञान का छात्रा थी और महिलाओं की मानसिक स्थिति पर शोध कर रही थी। वो सच्चा इलाज की सबसे नई और तेज सदस्य बनी गई, लेकिन उसका तरीका मुझसे अलग था। वो तकनीक से बदलाव लाना चाहती थी। उसके एक एम्प्लॉयकेशन बनने शुरू किया, सच्चा साथी, जिसमें महिलाओं ने एक बटन दबाकर मदद पा सकती थी। पुलिस, काउंसलर, वकील, सब कुछ एक क्लिनिक में। मैंने उसे पूछा, क्या ये काम करेगा? उसने जवाब दिया, माँ जिस पीढ़ी को मोबाइल से डर नहीं लगता, उन्होंने संत करने का वक्त आ गया है। लेकिन जैसा हमेशा होता है, जब कुछ अच्छा नहीं होता, कुछ छुपे हुए दुश्मन जान जाते हैं। एक दिन रावी ने प्रोजेक्ट लाइन से एक हफ्ते पहले एक हैकिंग अकाउंट हुआ।
पूरा सेक्शन बंद हो गया, डेटा चोरी हो गया और कोई महिलाओं की निजी जानकारी लीक हो गई। हम सदमे में थे। रावी ने कहा, यह किसी अंदरूनी आदमी का काम है। मैंने शक की नज़रों से कुछ पुराने कर्मचारियों की तरफ देखा, लेकिन किसी पर भी यकीन करना मुश्किल था। उस रात रावी ने अपना लैपटॉप खोला और देर रात तक डेटा की जांच करती रही। अचानक उसने कहा, माँ देखो, यह आईपी एड्रेस। पता चला कि हैकिंग एक प्राइवेट अकाउंट फ्रेम में से हुई थी और उस फ्रेम में महिला थी, कोई और नहीं बल्कि अजय के भतीजे राघव। अब बात साफ थी, अजय भले जेल में था लेकिन उसकी सोच और नेटवर्क अब भी जिंदा था। मैंने राघव से मिलने की कोशिश की लेकिन उसने मुझे मिलने से इनकार कर दिया। फिर एक फ्री काउंसलिंग ने उसे कहा, सच्चा इलाज अब सिर्फ एक राजनीति की जानरीक या सुमन और उसकी बेटी पैसा और पारविक चाहती है, ना कि बदलाव। मीडिया ने बुलाचा आ गया। पुरानी बातें फिर ताज़ा की जाने लगी। रावी टूटी नहीं, उसने एक ओपन लेटर लिखा। हम डरकर नहीं बने, लड़कर खड़े हुए हैं। तुम जैसे लोग इतिहास में सिर्फ एक पैराग्राफ बनाते हैं और हम एक आंदोलन। हमने पुलिस से साइबर क्राइम की रिपोर्ट दर्ज की, लेकिन राघव के पास पैसे और पावर थी। केस धीमा कर दिया गया। तभी रावी ने एक नया कदम उठाया। उसने अपने प्रोजेक्ट के बले चिन्ह सेंट्रिटी के जोड़ दिया। अब कोई भी डाटा हैक नहीं हो सकता था। रावी ने कहा, हमारी सोच अब पुरानी नहीं हो सकती माँ, हमें सेकंड में एक कदम आगे सोचना होगा। मैंने उसकी आंखों में वही तेज देखा जो बरसों पहले मेरी अंदर था। अब सच्चा साथी एप्स दरबार में लाइन हुआ। अखबारों की सुर्खियां बनी, बेटी बनी माँ की क्रांति की बारी। यस, रावी का इंटरजन बदलाव। लाखों इंटरलोड हुए, हजारों महिलाओं की मदद मिली और रावी अब सिर्फ मेरी बेटी नहीं, देश की बहनों की उम्मीद बन गई थी। लेकिन राघव शांत नहीं बैठा। उसने अब रावी की निजी जिंदगी को आसान बनाना शुरू किया। एक फर्जी वीडियो, कोई माफ़ की गई तस्वीरें और सेलिन मीडिया पर टेक्स्ट की बढ़ा गई। मैंने रावी से कहा, अगर चाहो तो सब बंद कर सकती हैं। वो मुस्कुराई और बोली, माँ मैं तुम्हारी बेटी हूँ, डर मेरा धर्म नहीं है। रावी ने खुली प्रेस मीटिंग की। उसने फ्रीबॉडी का एक एक सेंटरी सबूत और कोड सबके सामने रखे और फिर बोली, जो औरतें सच्चाई की शामिल हैं उन्होंने झूठ से नहीं हारा जा सकता। पूरे देश तालियां बजा रहा था। राघव की पोल खुल चुकी थी। अब वो अकेला था और हम एक तूफान। सरकार ने सच्चा साथी को राष्ट्रीय महिलाओं सुरक्षा योजना में शामिल किया। रावी को यंग सोलन फिल्म अवार्ड मिला और हम माँ बेटी फिर से एक साथ मंच पर खड़ी थी। पर अब दोनों अलग अलग रास्ते से एक ही मंजिल को और बढ़ रहे थे। अब मेरी लड़ाई सदन में नहीं और उसकी तकनीक में। हम दोनों मिलकर एक नई क्रांति बना रहे थे। एक शाम हम दोनों छत पर बैठे चाय पी रहे थे। मैंने कहा, बेटा अब तुम सच्चा वारिस बन गई है। रावी ने हंसते हुए कहा, माँ सच्चा वारिस कोई पैदा नहीं होता, यह तो एक सोच है जो हर लड़की के पैदा हो सकती है। बस एक बात पता चले तो कि वो अकेली नहीं है। हमने आकाश में और देखा और तारे झिमझिमा रहे थे और हमें महसूस हुआ कि हमने सिर्फ एक कहानी नहीं लिखी, एक इतिहास गढ़ा है। सच्चा साथी ऐप अब देश भर में उपयोग हो रहा था और हर दिन सैकड़ों महिलाओं अपनी मदद की सुरक्षा महसूस कर रही थी। रावी का नाम अब अंतर्राष्ट्रीय स्थानों पर पहुंच चुका था। एक दिन एक विदेशी संस्करण में मेल आया, यवन फॉरन। मैं यामी को ग्लोब चैनल अवार्ड के लिए नियमित किया। पूरे सेकंड में खुशियां की लहर दौड़ गई। सुमन ने उसे गले लगाकर कहा, तेरा सपना अब सिर्फ तेरा नहीं रहा, ये हर एक औरत का सपना है। समारोह न्यूयॉर्क में था। रावी पहली बार विदेश जा रही थी, एक मशीन पर माँ की छाया लेकर। सुमन उसे एयरपोर्ट छोड़ने गई। जाते जाते सुमन बोली, याद रख,
तू अब एक नाम नहीं एक भरोसा है। रावी ने मुस्कुराकर माँ की मांग में हल्का सा सिंदूर भरा। आपकी कहानी अधूरी नहीं रहने दूंगी माँ। न्यूयॉर्क में सामान रावी ने मंच पर खड़े होकर कहा, हम औरतें फूल नहीं हैं और जो मरझा जाए हम बीज हैं जो हर बार टूटकर फिर उड़ते हैं। तालियां से हाल गूंज गया था। बड़े बड़े नेता, सामाजिक कार्यकर्ता, तन्वायिक विदेशन उसकी बातों में प्रभावित हुए। इंटरव्यू के बाद एक युवक उससे मिलने आया। नाम एवेडेन खाना, आधा भारतीय आधा अमेरिका, सेलन इंटरव्यूअर। उसने कहा, तुम्हारी तरह फॉरेन अफेयर के करना चाहता है, क्या तुम मदद करोगी? रावी मुस्कराई, जहाँ औरतों की आवाज़ नहीं सुनी जाती वहाँ हमारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। रावी और एंडियन साथ काम करने लगे। धीरे धीरे उसके बीच विचारों में एक दोस्ती बनी और फिर दिल से रिश्ता। रावी ने सुमन के फ़ोन पर कहा, माँ मुझे किसी के कुछ महसूस होने लगा। सुमन थोड़ी चुप हुई, फिर बोली, अगर वो तेरे ख्वाब को इज्जत करता है तो तेरे दिल का हकदार वो भी है। भारत लौटने पर रावी ने फिर से सेकंड में काम शुरू किया। अब उसकी सोच दुनिया की झलक थी और दिल में एक उम्मीद। सुमन और एक्टियन की पहली मुलाकात बड़ी प्यारी रही। सुमन बोली, तुम अमेरिकन लगते हो लेकिन बात करते हो जैसे मेरे गांव के मास्टर जी। एक्टियन हंसते हुए बोले, मैंने रावी ने सीखा है कि इज्जत की कोई भाषा नहीं होती, बस समझ होनी चाहिए। अब सच्चा इलाज का विषय विदेशों में भी शुरू हो गया था। नेपाल, बांग्लादेश, केन्या और श्रीलंका। अब उनका शिकायत खुल रही थी। सुमन अब उम्र के ढलने पर थी लेकिन दिल पहले से ज़्यादा मजबूत था। उन्होंने रावी को बुलाकर कहा, अब मेरी कहानी पूरी हो चुकी है, अब तुझे अपनी किताब लिखनी है नए पन्नों के साथ। एक दिन अचानक सुमन को सीने के तेज दर्द हुआ। उन्होंने तुरंत अस्पताल में ले जाया गया। डॉक्टर बोले, दिल की नसों में ब्लॉकेज है, उम्र ज़्यादा है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। रावी ने दिल कान पकड़ा। उसने माँ का हाथ पकड़ा और कहा, माँ तूने सबको ज़िंदगी दी है, अब तुझे कुछ नहीं होगा। ऑपरेशन हुआ और सबकी दुआएं काम किया। सुमन बच गई। सुमन की सेहत अब पहले जैसी नहीं रही, जिसके दिल अब भी सपना देखता था। उन्होंने कहा, अब मुझे शादी की शुभकामनाएं सुननी है। रावी मुस्कुराई और बोली, माँ तू अब भी अपने सपने देखती है जो मेरे बचपन में देखती थी। सुमन बोली, तेरी कहानी में अब प्यार का चैप्टर आना चाहिए। कुछ महीनों बाद एक सादगी भरी शादी हुई, रावी और एंडियन की। कोई ज़्यादा तामझाम नहीं, बस अपने लोगों, कुछ फूल और ढेर सारा प्यार। सुमन ने खुद अपनी बेटी के मांग में सिंदूर भरा और कहा, अब तू मेरी नहीं मेरे सपनों की रानी बन जा। शादी ने बाद रावी को एंडियन ने मिलकर एक नई संस्था शुरू की, ग्लोबल सहेली, जहां दुनिया की औरतें को जुड़ने, बोलने और सशक्त बनने का मंच मिला। सुमन अब संस्था की मेंटर बन चुकी थी और उन्होंने इनाम पर एक रकालीप शुरू किया गया, सुमन देवी कोरेज फेलोशिप। समाज बदल रहा था। अब हर गली में, हर गांव में कोई ना कोई लड़की रावी की तरह बनना चाहती थी, सच्चा साथी। अब सिर्फ एम्प नहीं, आंदोलन था और सच्चा सपना अब हकीकत। एक दिन सुमन छत पर बैठी थी, रावी पास और बोली, माँ अगर तूने आवाज़ ना उठाई होती तो ना मैं होती ना यह सब। सुमन बोली, मैंने बस शुरुआत की थी, तूने उस कहानी बना दिया। रवि ने उसकी गोद में सिर रखा और ऊपर देखते हुए कहा, अब डर नहीं लगता क्योंकि तेरा छाया मेरे साथ है। सुमन की किताबें छुप चुकी थी, एक आवाज़ जो गूंज बन गई थी, जिसने उन्होंने अपने पूरी कहानी लिखी, अजय से लेकर आज तक। वो किताब स्कूलों, कॉलेजों और पुलिस स्टेशन सेंटर में पढ़ाई जाने लगी। अब उनकी आवाज़ सिर्फ लोगों की नहीं, पाठ्यक्रमों की हिस्सा बन गई थी। कहानी का अंत ट्रेवियस। अजय जो जेल में था, एक दिन अचानक दिल का दौरा पड़ने से गुजर गया। उसकी अंतिम इच्छा थी, मेरी आंखें उससे जगह बिखरी जाए जहां सुमन ने अपनी पहली जीत पाई थी। सुमन को खबर मिली तो उन्होंने कहा, मैं नफरत को साथ नहीं रखती। अब उनका अंत हो चुका है और मेरी कहानी का भी।
अंतिम पुत्र। अब रावी ने हाथ में अपनी बेटी है, नाम रखा गया आशा, जो हर उस लड़की की उम्मीद बनकर पैदा हुई है जो कभी डर की भी नहीं टूटी थी, चुप थी। सुमन अब दादी बन चुकी थी। छोटी आशा ने कहती, तेरी माँ ने दुनिया बदली है, तू अब अपने और रोशनी करेगी। और कहानी वही ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि जब तक औरतें हैं तब तक सच्चा सपना जिंदा रहेगा। समाप्त। धन्यवाद। आपको हमारी कहानी पसंद आए तो आपके रिश्तेदारों और दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाएं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।